ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं चेक पॉइंट की, फिर बात करेंगे स्लैब सेटअप की। ठीक है, शुरू करते हैं चेक पॉइंट से। ठीक है, बेसिकली क्या है चेक पॉइंट? एक फायरवॉल, जैसा सब जानते हैं हम लोग ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, फायरवॉल में किसी को एक्सपीरियंस, किसी को नॉलेज, कोई एक भी फायरवॉल आप जानते हो, ऐसा कोई है? कुछ नहीं किया, सिक्योरिटी के कुछ बेसिक्स बताओ। अच्छा, ठीक है, मतलब सब कोई, किसी को भी नहीं पता। बीजीपी एमपीएलएस चल रहा है मतलब। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फायरवॉल देखो आपको ऐसा कराऊंगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपने, मतलब आप समझ नहीं पाए, कॉन्सेप्ट को कैच नहीं कर पाए। बस देखो, दो बेसिक रिक्वायरमेंट है फायरवॉल स्टार्ट करने से पहले। आपको नेट आना चाहिए अच्छे से, और आपको चेक पॉइंट है ना ये फायरवॉल। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए जी ACL, कह सकता हूँ मैं। ACL का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और नेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट हैं। अब बात करता हूँ इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से चेक पॉइंट फायरवॉल का। सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आर्किटेक्चर के ऊपर, जो भी स्पेलिंग है। ठीक है, सेकंड, पैकेट फ्लो पूछेंगे इंटरव्यू में। थर्ड, माइग्रेशन। ज़्यादातर कंपनियां R.77 पे काम कर रही हैं चेक पॉइंट के। ठीक है, सब लोग चाहते हैं अपग्रेड करना R.77 से R.80 में। ये उनको आता नहीं है। अब एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जो R.77 में उनके डिवाइस की हो रखी है, उसको आपको मूव करना है R.80 में सक्सेसफुली। ठीक है, HCL में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला माइग्रेशन वाला। ठीक है, अपग्रेड करने का कैसे इंस्टॉल करोगे, पैकेजेस क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये तीन मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो अपने साथ अपने को लेके चलना है इस कोर्स के अंदर। मतलब मैंडेटरी है कि आपको ये करना ही करना है, ये समझना ही समझना है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं चेक पॉइंट की। थोड़ी से बेस के बारे में कवर करेंगे कि चेक पॉइंट है क्या, फायरवॉल क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो जी, चेक पॉइंट जैसे मैंने बोला कि क्या होता है, इसके अंदर एक 3 टियर आर्किटेक्चर है। ठीक है, 3 टियर आर्किटेक्चर मॉड्यूल इसका मतलब बेस है। तो बात कर रहे थे चेक पॉइंट फायरवॉल की, राइट। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली 3 टियर आर्किटेक्चर फॉलो करती है हमारी चेक पॉइंट फायरवॉल। ठीक है, अब वो 3 टियर आर्किटेक्चर कैसे होगा उसकी बात आगे करेंगे। आज की क्लास बेसिकली बेस्ड है, एक तो हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे इसकी, प्लस लैब सेटअप स्टार्ट कर देंगे आज। और लैब सेटअप होने में शायद कल का टाइम भी लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंटीग्रेशन, आगे बताऊंगा क्या होता है ये। फिर हम स्टार्ट करेंगे जी पॉलिसी, पॉलिसी पुशिंग करेंगे, उसके बाद नेट। ऐसे फ्लो चलेगा और आगे क्लासेस में बताते जाऊंगा टाइम के साथ। अभी यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है चेक पॉइंट का, उसको क्या बोलते हैं? SMART, स्मार्ट। मतलब सिक्योरिटी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। ठीक है, स्मार्ट बोलते हैं इन शॉर्ट। आगे समझेंगे स्मार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर। देखो, इस आर्किटेक्चर में 3 चीज़ें होती हैं जो बनाया गया है। पहला होता है एक मैनेजमेंट गेटवे, या फिर मैनेजमेंट सर्वर।
और एक होता है स्मार्ट कंसोल। ये आपका लगा हुआ है जी स्विच। मैनेजमेंट सर्वर है आपके पास, एक स्मार्ट कंसोल है और ये स्विच लगा हुआ है, और ये क्या है आपका गेटवे। और ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है वाया स्विच। ठीक है, ये क्या है मैनेजमेंट सर्वर, स्मार्ट कंसोल आपका मतलब पीसी, मैनेजमेंट सर्वर, गेटवे। ठीक है, अब देखो जी कैसे होता है। ये आपका क्या है 3 tier आर्किटेक्चर। 1 स्मार्ट कंसोल होना ज़रूरी है, मैनेजमेंट सर्वर होना ज़रूरी है, तीसरा आपका गेटवे होना ज़रूरी है। ये 3 tier आर्किटेक्चर है इस फायरवॉल का, चेक पॉइंट का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 3 tier आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, वर्किंग कैसे होगी यहाँ पे। स्मार्ट कंसोल बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है चेक पॉइंट का, एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करते हो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट सर्वर क्या है। मैनेजमेंट सर्वर फायरवॉल का क्या होता है, एक बॉक्स आता है, फायरवॉल का एक बॉक्स आता है। ठीक है, इसको आप मैनेजमेंट सर्वर भी बना सकते हो और गेटवे भी बना सकते हो। सेम बॉक्स को आप मैनेजमेंट सर्वर गेटवे बना सकते हो, और सेम बॉक्स को अपने रियल नेटवर्क के अंदर अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब आपका मैनेजमेंट सर्वर है दिल्ली में और आपका गेटवे लग रहा है मुंबई में, ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट सर्वर आपका दिल्ली में लग रहा है, एक गेटवे मुंबई में लग रहा है, और एक गेटवे लग रहा है बेंगलोर में, और एक गेटवे लग रहा है आपका हैदराबाद में। ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये मैनेजमेंट सर्वर जो है ये जो आपका मैनेजमेंट सर्वर है, इससे आप अपना स्मार्ट कंसोल को कनेक्ट करोगे और सारी पॉलिसी पुश करोगे मैनेजमेंट सर्वर के अंदर। और मैनेजमेंट सर्वर क्या करेगा, ये पॉलिसी पुश करेगा इन तीनों फायरवॉल्स के अंदर। क्लियर, इस तरह से भी आर्किटेक्ट मतलब एक रियल नेटवर्क में आपको चीज़ें मिलती हैं। मतलब सिंगल सिस्टम है आपके पास, एक एडमिन है बस, और मैनेजमेंट सर्वर में सब कुछ पॉलिसी पुश कर दी, और वो सारे किससे कनेक्टेड हैं, गेटवे से, सारे गेटवे से। अब गेटवे कैसे हो सकते हैं, गेटवे एक सिंगल भी हो सकता है, और रियल टाइम की बात करूं तो अगर MNCs कंपनी की बात करूं तो मिनिमम 50 फायरवॉल होती हैं, मे बी इससे ज़्यादा मिलेंगे आपको, 30 से 50 के बीच में आपको फायरवॉल मिलेगी एक ब्रांच के अंदर। कंपनीज लाइक IBM, Oracle, इन सब में। ठीक है, इतनी फायरवॉल होती हैं। अब इतनी सारी फायरवॉल को मैनेज करना है आपको, तो आप क्या करोगे। आप ऐसा तो नहीं है कि पूरी 50 फायरवॉल का एक्सेस लो, एक एक को जा कर के फिर पॉलिसी बताओ, फिर ये बताओ, ऐसे नहीं होता कभी भी। ठीक है, क्या होता है चेक पॉइंट में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक मैनेजमेंट सर्वर है जो इन 30 या फिर 50 फायरवॉल के साथ क्या करवा देंगे हम, इंटीग्रेशन जैसी होगा फायरवॉल का। ये जो हमारा मैनेजमेंट सर्वर है, ये हमारा स्मार्ट कंसोल से कनेक्टेड होगा, और यहाँ से हम इन 50 फायरवॉल्स के अंदर पॉलिसीज़ को पुश कर सकते हैं जस्ट विद अ सिंगल कनेक्शन विद आवर मैनेजमेंट सर्वर। ठीक है,
तो जैसा आपको पता है आज तक राउटिंग स्विचिंग में भी आप काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि भाई मैनेजमेंट सर्वर एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा मैनेजमेंट सर्वर होते हैं। रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट सर्वर 1 2 3, फायरवॉल कितनी है 50, सारी 50 फायरवॉल एक दूसरे का बैकअप है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, मैनेजमेंट सर्वर्स के भी बैकअप होते हैं। स्मार्ट कंसोल की जगह एक एडमिन की जगह ज़्यादा, एक से ज़्यादा एडमिन भी हो सकते हैं। आर्किटेक्चर इसका ये है फायरवॉल का। 3 चीज़ें मैंडेटरी है, एक तो स्मार्ट कंसोल, सेकंड मैनेजमेंट सर्वर, थर्ड फायरवॉल नहीं बोलते हैं हम यहाँ पे, गेटवे बोलते हैं। फायरवॉल भी बोल सकते हो, गेटवे 1, गेटवे 2, 3, 4, 5 ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो आप गेटवे। 50, 60 जितनी आपकी फायरवॉल्स लग रही हैं उतनी। ठीक है, तो ये था जी आपका 3 टियर आर्किटेक्चर का फंडा। ठीक है, और ये 3 टियर आर्किटेक्चर बेसिकली चेक पॉइंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा चेक पॉइंट ने देखो क्या किया था, URL फिल्टरिंग इन्वेंटेड बाय चेक पॉइंट। URL फिल्टरिंग क्या होता है? सेवन लेयर्स होती हैं OSI में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। राउटर यूज़ करते हैं ना, क्या फिल्टरिंग करवा सकते हो? IP पैकेट्स को फ़िल्टर कर सकते हो ACL से, या फिर किसी पोर्ट नंबर को फ़िल्टर कर सकते हो, TCP UDP पोर्ट नंबर को। IP एड्रेसिंग फिल्टरिंग कहाँ लगती है? लेयर 3 पे। पोर्ट नंबर फिल्टरिंग कहाँ लगाते हो? लेयर 4 पे, जहाँ TCP UDP पोर्ट चलते हैं, राइट। लेकिन जो हमारी जो फायरवॉल है चेक पॉइंट, ठीक है, इसने क्या करा, ये जो 3 लेयर होती हैं अपर लेयर, जिनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं इनको, यहाँ पे इसने फिल्टरिंग इनेबल करी। एग्जाम्पल, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, ये आपकी फायरवॉल है, ये इंटरनेट है। फेसबुक यूज़ कर रहे हो आप अपने डेस्कटॉप में, ठीक है, आपने फेसबुक अलाउ किया हुआ है आपकी फायरवॉल पे, ठीक है, फेसबुक आपने इनेबल किया हुआ है और फेसबुक अलाउ किया हुआ है। अब फेसबुक आपने खोला, उसके अंदर क्या करा, एक लिंक पे क्लिक किया, जिसके अंदर क्या मिला आपको, गेम। ठीक है, तो क्या वो गेम परमिट होगा इस फायरवॉल पे? कोई बताएगा? क्या वो गेम परमिट होगा? क्योंकि वो डिफरेंट URL है। बट आप फेसबुक से रीडायरेक्ट हुए हो उस लिंक पे। एनी आइडिया, एनी सजेशन? वो परमिट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ये फायरवॉल चेक पॉइंट जो फायरवॉल आपका बना है, वो इतने एडवांस इन्होंने इसमें फ़िल्टर या जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन जो सेटअप इन्होंने किया हुआ है, वो इतना स्मार्ट किया हुआ है इन्होंने कि वो इन चीज़ों को समझता है कि एक यूज़र है ना, यूज़र, हम यूज़र हैं, हम लोग फेसबुक चला रहे थे, ठीक है, कंपनी में फेसबुक परमिट है मेरी, मैंने लिंक पे क्लिक किया, गेम पे आ गया, तो हमारी ये फायरवॉल समझती है इस चीज़ को, ठीक है। तो इतनी स्मार्ट फायरवॉल है ये। URL फिल्टरिंग नाम से समझ में आता है, क्या कर सकते हो आप, किसी पर्टिकुलर URL को डिनाई और परमिट। लेकिन ये फायरवॉल इससे भी ज़्यादा एडवांस है जितना आप सोचते हो। एक एग्जांपल और दूँ, यहाँ से गया, डेस्कटॉप लगाया,
MP3 फाइल सेंड कर रहे हो यहाँ पे लगे हुए यूज़र को, MP3 फाइल सेंड कर रहे हो जिसके अंदर आपने क्या डाल दिया, वायरस, इसके साथ में क्या कर दिया, अटैच, जिप कर दिया तुमने दोनों चीज़ों को, या फिर MP3 फाइल को इन्फेक्टेड कर दिया, जाएगी? क्या लगता है तुम्हें फायरवॉल में क्रॉस कर जाएगी फायरवॉल, इनसाइड से आउटसाइड, या फिर PCA PCB को भेज पाएगा फायरवॉल के लगने पे भी? नहीं भेज पाएगा। यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, ऑप्शन होता है थ्रेट प्रिवेंटेशन, पढ़ेंगे आगे। ये फाइल भाई नहीं होगी पास, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी ये फाइल, इस पॉइंट पे आके, इस इंटरफेस पे आके हो जाएगी ड्रॉप, पास नहीं होने देगा ये। अगर आपने वो फीचर इनेबल किया हुआ है तो, फीचर इनेबल नहीं किया हुआ है तो पास हो जाएगी। तो ऐसे हमारी जो चेक पॉइंट फायरवॉल है, इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस लेवल पे काम कर रही है जिस लेवल पे किसी ने काम नहीं किया था। तो ये लेयर 7 की जो फिल्टरिंग वाला जो इन्वेंशन किया है ना, ये चेक पॉइंट ने किया है। उसके बाद जितने भी अदर वेंडर आए ना, उन्होंने इससे सीख करके अपने डिवाइसेस में अपडेट किया है, ठीक है। अदर वेंडर्स आपको पता है कौन से हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू, ठीक है। अब बात 3 टियर आर्किटेक्चर की हो गई, तो हम जो अपनी लैब जो बनाएंगे उसमें 3 टियर आर्किटेक्चर होना मैंडेटरी है, तब ही हम चेक पॉइंट फायरवॉल को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और हर तरह का सेटअप कर पाएंगे। ये आर्किटेक्चर की बात थी। स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवॉल, आई नो कि कुछ लोगों को आता होगा, कुछ को नहीं आता, लेकिन ठीक है, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, स्टेटलेस फायरवॉल या फिर फिल्टरिंग। देखो जी, स्टेटलेस फिल्टरिंग का एग्जांपल है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो आप ACL लगाते हो, ठीक है। अब ACL 2 तरह की होती है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। इस टाइप की फिल्टरिंग क्या कर रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटलेस, मतलब कोई स्टेट मेंटेन नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका डिवाइस है, राउटर है, ये आपका यूज़र है, ये आपका सर्वर है। ACL आप कहाँ लगा सकते हो, या तो ACL इधर लगा सकते हो या इस इंटरफेस पे लगाओगे, यही तो होगा, या तो इस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे। यहाँ से आप मान लो आपने ACL बना दी, ACL में क्या बताया कि A इस सर्वर से बात कर पाए, ठीक है, परमिट कर पाए, तो आप किस इंटरफेस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे ना। लेकिन जब रिप्लाई पैकेट आएगा, मान लो ये आउटसाइड इंटरफेस है तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा आउटसाइड है, ये तुम्हारा इनसाइड है, लेकिन यहाँ से तो तुमने परमिट करवा दिया पैकेट को, लेकिन जब रिप्लाई आएगा उसका, तो आउटसाइड इंटरफेस तो कंपनी में डिनाई रहता है, पैकेट ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हमें ज़रूरत पड़ी स्टेटफुल की। और दुनिया में जितनी फायरवॉल हैं, स्टेटफुल फायरवॉल होती है, स्टेटलेस फायरवॉल नहीं होती। स्टेटलेस फायरवॉल का काम करता है हमारा राउटर वर्क एज ए स्टेटलेस फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल कौन सी है हमारी, चेक पॉइंट, पालो अल्टो, सिस्को FTD, सिस्को ASA, सोफोस, साइबर रोम इससे पहले था इसका नाम, और भी बहुत सारी, जूनिपर का SRX,
क्या है सारे स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल का मतलब क्या होता है? फायरवॉल है ये एक, इनसाइड नेटवर्क है ये आपका ए, सर्वर है आपका फायरवॉल है ये, आईएसपी है ये आपका। ए अगर पैकेट भेजता है सर्वर को, टेन डॉट वन है ए और 8.8.8 आपका क्या है सर्वर। अब स्टेटफुल फीचर की बात कर रहे हैं हम। स्टेटफुल फीचर कैसे होता है? देखो जी, फायरवॉल का मैकेनिज्म है ये, समझना ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेटफुल कैसे काम करती है। 10.1 बात करना चाहता है 8.8.8 से। आपने पढ़ा होगा जब भी कोई सेशन बनता है तो क्या परफॉर्म होता है? 3-वे हैंडशेक परफॉर्म होता है। क्या भेजेगा? ए सिन पैकेट भेजेगा, सिन पैकेट जाएगा, गया, सर्वर को मिल गया, सर्वर ने क्या भेजा? सिन प्लस एक, रिप्लाई भेजा, यहाँ आया, यहाँ आएगा, यहाँ से क्या जाएगा? एक्नॉलेजमेंट। यही होता है तरीका। तो ये 3-वे हैंडशेक होता है। अब अगर ये फायरवॉल नहीं होती और एक राउटर होता तो क्या होता? स्टेटफुल नहीं होता है, ये होता है स्टेटलेस। स्टेटलेस होता। अब स्टेटफुल का मीनिंग बताता हूँ। बेसिकली स्टेटफुल का मीनिंग इतना है, यहाँ पे हमारी जो फायरवॉल लगी रहती है ना, कोई सी फायरवॉल हो, क्या करती है? एक टेबल मेंटेन करती है। इस टेबल में क्या रखती है? इंफॉर्मेशन कि भैया 10.1 किससे बात कर रहा है? 8.8.8 से। इस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन रहती है। सिस्को में इसको बोलते हैं एक्सलेट टेबल, सिस्को फायरवॉल में। चेक पॉइंट में से बोलते हैं स्टेट टेबल। कमांड चलाएंगे, देख लेंगे इस टेबल को भी। 10.1 किससे बात कर रहा है? 8.8.8 से। क्या भेजा इसने? 10.1 ने 8.8 को सिन। ठीक है। अब एक फायरवॉल का जो पैकेट फ्लो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग पहले स्टेट टेबल चेक होगी। मतलब यहाँ से अगर सिन गया, अगर इसकी टेबल में एंट्री है, इस फायरवॉल की में एंट्री एग्जिस्ट करती है, तो जब ये रिप्लाई आएगा सिन प्लस एक का, इस टेबल के अंदर एंट्री है, तो हो जाएगा पास, अदरवाइज हो जाएगा ड्रॉप। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी में फायरवॉल्स हम इस तरह से डिप्लॉय करते हैं कि कोई भी आउटसाइड इंटरफेस, ये हमारा आउटसाइड है इंटरफेस, या फिर ईग्रेस इंटरफेस बोल सकते हो आप इसको, और ये आपका इनसाइड इंटरफेस है। आउटसाइड इंटरफेस से कोई भी हमारी फायरवॉल को एक्सेस नहीं कर सकता, कभी भी हमारी कंपनी के नेटवर्क को कभी एक्सेस नहीं कर सकता। हमेशा आपकी फायरवॉल के 3 इंटरफेस होते हैं। आपकी फायरवॉल के 3 इंटरफेस होते हैं, इनसाइड, आउटसाइड, और एक होता है DMZ जोन, जिसकी बात करेंगे आगे। 3 इंटरफेस होते हैं, आउटसाइड, इनसाइड एंड DMZ जोन। यही होता है। फायरवॉल इसलिए लगा रहे हो आप, फायरवॉल लगाने के 2 रीज़न हैं आपको अपनी कंपनी में। पहला रीज़न है कि इनसाइड यूज़र्स जितने भी हैं, इनको क्या देना है? इंटरनेट। कैसे? सिक्योरली। मतलब ये बाहर तो रिक्वेस्ट भेज पाएँ, लेकिन आउटसाइडर जो बात आदमी बैठा है, ये वाला, मान लो ये हैकर है,
एक्स आदमी है ये क्या कर सकता है आपके फायरवॉल को हिट एक्सेस। बेसिकली फायरवॉल को एक्सेस नहीं करेगा, वो आपके इस इनसाइड नेटवर्क को एक्सेस करेगा जहाँ पे आपके सारे सीक्रेट्स हैं। तो वो किसको हिट करेगा? तुम्हारे फायरवॉल के इस पोर्ट को, आउटसाइड को। आउटसाइड पोर्ट को हमेशा हम करते हैं ब्लॉक, कभी भी कोई भी आदमी एक्सेस नहीं कर सकता इस पोर्ट को। इस पोर्ट पे होते हैं अटैक परफॉर्म। ये रियल टाइम में होता है कंपनी में, सारे अटैक्स आपके इस आउटसाइड इंटरफेस पे परफॉर्म होते हैं। और हमारी फायरवॉल इतनी स्मार्ट है कि यहाँ पे जो अटैक परफॉर्म होते हैं उसका क्या बना लेती है? लॉग। अटैक्स की बात आगे करेंगे, कितने टाइप्स के अटैक होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में आएंगी ये सब चीज़ें। यहाँ पे लॉग बना लेती है, ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इस फायरवॉल का। क्या अब तो ये हर फायरवॉल में आ गया है, आपको हर फायरवॉल में मिल रहा है कि आप लॉग जनरेट कर सकते हो, अटैक होता है तो आपके नेटवर्क में, ठीक है। तो मोस्टली कहने का मतलब ये है कि ये ब्लॉक रहता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप लोग वर्किंग हो अपनी कंपनीज में, आपको क्या मिलता है? VPN। पहले आप अपने डेस्कटॉप से क्या करते हो? VPN कनेक्शन बनाते हो। उसके बाद क्या करते हो? आप अपना इनसाइड नेटवर्क को एक्सेस ले लेते हो। यही करते हो सब लोग। पहले VPN कनेक्ट करते हो, फिर क्या करते हो? आपने इनसाइड नेटवर्क, मान लो यहाँ पे एक यूज़र बैठा है, ये बन गए आप इस फायरवॉल के इस साइड। उससे पहले कहाँ होते हो आप? आउटसाइड। लेकिन जब आप ये मान लो ये यूज़र है एक्स, इसने VPN कनेक्शन बनाया किसके साथ में? अपने इस वाले इंटरफेस के साथ जो इनसाइड में है। इनसाइड में बना दिया कनेक्शन। अब क्या कर सकते हो आप? अपने इनसाइड अपने ऑफिस के जितने भी सर्वर्स वगैरह लगे हुए हैं वो एक्सेस कर सकते हो। ये वाला सब लोग फॉलो करते हैं। सॉफ्टवेयर आता है एनीकनेक्ट, सिस्को के अंदर, जो भी एक्स स्पेलिंग का देख लेना, है ना। तो एनीकनेक्ट नाम का सॉफ्टवेयर आता है सिस्को के अंदर। वो क्या करता है? VPN इनेबल करता है। इस VPN को क्या बोलते हैं? रिमोट VPN। इसी तरह का आर्किटेक्चर है। इस फायरवॉल की बात करी हमने कहाँ से? ये बात करी स्टेटफुल और स्टेटलेस की बात करी। स्टेटलेस में, स्टेटफुल में बेसिकली क्या होता है? एक टेबल मेंटेन होती है। अगर कोई भी पैकेट उस टेबल से मैच करेगा तो हमारे आउटसाइड से इनसाइड हो जाएगा पास। अगर नहीं करेगा इस टेबल से मैच तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप। इतना सा फीचर है जो क्या बोलते हैं, क्या एक्सप्लेन करता है आपका स्टेटफुल। तो हमारी जो ये फायरवॉल है इसका भी बिहेवियर स्टेटफुल है। ठीक है, इसे स्टेटफुल फिल्टरिंग भी बोलते हैं। फिल्टरिंग, ठीक है। हाँ बता रहा हूँ। मान लो ये 3 राउटर हैं, A B C। स्टेटलेस में क्या होता है? ये आपका इनसाइड है, ये आपका आउटसाइड है। ये इनसाइड है या आउटसाइड है। मान लो आपने फायरवॉल की जगह क्या लगाया रखा है? राउटर। तो क्या कर सकते हो आप ACL बना सकते हो, या तो आप किसी IP एड्रेस को डिनाई करवा सकते हो, परमिट करवा सकते हो, या फिर किसी पोर्ट नंबर को। ACL बना के IP एड्रेस को कर सकते हो बैन या परमिट, या फिर पोर्ट नंबर को। अब लेकिन हमारा जो राउटर है ये किसी तरह की टेबल मेंटेन नहीं करता फायरवॉल की तरह। इसके अंदर कोई टेबल नहीं होती कि कब इनसाइड से आउटसाइड पैकेट गया और कब रिप्लाई आया। टेबल मेंटेन नहीं होती। स्टेटफुल के केस में टेबल मेंटेन होती है। फायरवॉल हमारी टेबल मेंटेन करती है। राउटर तो क्या करेगा?
राउटर तो बस जस्ट लेगा, यहाँ से पैकेट आया और इसको लिया और इसको भेज दिया आगे। अगर इस इंटरफेस पे परमिट है तो तब भेज देगा आगे। लेकिन जब रिप्लाई ट्रैफिक आएगा 3 वे हैंडशेक का, तो यहाँ पे तो ये तो आपका आउटसाइड इंटरफेस हुआ। अगर आपने परमिट किया हुआ है तो परमिट हो जाएगा, नहीं तो ड्रॉप होगा। कंपनी में अगर आप फायरवॉल की जगह राउटर यूज़ कर लोगे तो ये तो तुम्हारा आउटसाइड इंटरफेस है। आउटसाइड से तो सबको एक्सेस थोड़ी दोगे, किसी को भी एक्सेस नहीं दोगे यहाँ से। तो इसको तो बंद रखना पड़ेगा इस पोर्ट को। यहाँ पे तो बैन होंगे सारे यूज़र। तो आप एक ACL बनाओगे जिसमें क्या करोगे, डिनाई ऑल का ACL बनाओगे और यहाँ पे सब कुछ ड्रॉप होता है ट्रैफिक। लेकिन अगर यहीं आप फायरवॉल लगाते हो तो इनसाइड यूज़र कोई भी जाएगा तो उसके लिए एक टेबल जनरेट होगी कि भाई 10.1 गया 8.8 के पास। जब 8.8 रिप्लाई ट्रैफिक भेजेगा वापस, तो वो इस एंट्री को चेक करेगा क्या ये एंट्री एग्जिस्ट करती है इस टेबल में। तो फायरवॉल चेक करेगी कि हाँ ये पैकेट मेरे पास से गया है, तो वो क्या करेगी, फायरवॉल पास कर देगी आगे। और राउटर के केस में ये नहीं हो रहा था। राउटर क्या कर देता था, ड्रॉप। क्योंकि हम जो ACL बना सकते हैं उसमें डिनाई ऑल ही बताएंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हमारा अपना खुद का पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं चेकपॉइंट फायरवॉल की हिस्ट्री के लिए, क्या कि कैसा हिस्ट्री था, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे, चेकपॉइंट फायरवॉल कैसे कैसे डिप्लॉय कर सकते हो नेटवर्क में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, थोड़ी सी, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, थोड़ा सा। तो देखो जी, बेसिकली जब चेकपॉइंट फायरवॉल बना था तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कौन सा बना था? इसका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था इप्सो, और ये फर्स्ट था। एक मिनट रुको, मेरे को दूसरे का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उसके बाद बना था स्प्लैट, SPLAT। फिर बना था GAIA, जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, गाया पोर्टल, ठीक है। नोकिया ने बनाया था, IBM ने बनाया था। दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया गया, गाया, जो आप यूज़ कर रहे हो आज की तारीख में। आज की डेट में आप गाया पोर्टल या फिर गाया सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकता हूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी फायरवॉल का, यूज़ करते हैं हम लोग गाया, ठीक है। ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर इसमें कुछ नहीं है खास, ठीक है। सबसे पहले इप्सो फाउंड किया था इन्होंने जब अपनी पहली फायरवॉल बनाई थी चेकपॉइंट ने, और ये इन्होंने बनाया था नोकिया से, और नोकिया से फिर इन्होंने क्या करा, परचेज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना SPLAT, स्प्लैट, जो IBM के थ्रू बनाया गया। और फिर से हमारा जो चेकपॉइंट जो कंपनी है उसने इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया और एंड में बनाया गाया, जो इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। चेकपॉइंट का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया है इन्होंने, 1 और 2 को, इप्सो और स्प्लैट को, गाया, ठीक है। ये कुछ हिस्ट्री की बात थी ब्रीफ में, ठीक है, विच इज़ इनफ फॉर अस। अब बात कर रहा हूँ मैं टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट की।
कैसे डिप्लॉय करोगे फायरवॉल को, कैसे कैसे कर सकते हो फायरवॉल को डिप्लॉय। ठीक है, सबसे पहला डिप्लॉयमेंट जैसे मैंने बताया था 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। स्मार्ट कंसोल चाहिए, मैनेजमेंट सर्वर चाहिए, और क्या चाहिए, गेटवे। तीन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हमारे नेटवर्क की। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है एक मैनेजमेंट सर्वर हो और 10 गेटवे हो। ये एक डिप्लॉयमेंट का टाइप है, जिसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। कैसा डिप्लॉयमेंट है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। सेकंड होता है स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। बोले तो मैनेजमेंट सर्वर प्लस गेटवे इन अ सिंगल बॉक्स। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट मतलब मैनेजमेंट सर्वर भी इसी बॉक्स में होगा और गेटवे भी इसी बॉक्स में होगा, और आप यहाँ से क्या एक्सेस करोगे, स्मार्ट कंसोल से इन दोनों को कॉन्फ़िगर कर लोगे। एक डिप्लॉयमेंट ये वाला है। मैनेजमेंट सर्वर अलग होगा डिफरेंट बॉक्स में, और गेटवे जो ये 10 गेटवेज हैं, 10 अलग बॉक्स होंगे, 10 अलग बॉक्स होंगे जिनके अंदर 10 डिफरेंट गेटवे लगे होंगे, और यहाँ से इस मैनेजमेंट सर्वर से आप कनेक्टेड होगे और आप क्या कर सकते हो, इन 10 फायरवॉल को एक साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और यहाँ से स्मार्ट कंसोल से कमांड भेज के सिंगल गेटवे को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस स्मार्ट कंसोल से। ठीक है, बेसिकली टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट में ये दो चीज़ें हैं कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट होता है और एक स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट होता है। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का स्टैंड अलोन का मतलब मैनेजमेंट सर्वर प्लस गेटवे एक सिंगल फायरवॉल बॉक्स के अंदर होगा, और स्मार्ट कंसोल तो डेस्कटॉप में होता ही है। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट सर्वर एक या फिर मैनेजमेंट सर्वर मान लो 5 है, और आगे आपके पास कितने गेटवे हैं, 50। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। दो तरह का डिप्लॉयमेंट आपको नेटवर्क में देखने को मिलता है। अब इनमें से ये वाला तो रेयर मिलेगा, लेकिन हम ये वाला यूज़ करते हैं। ये वाला कहीं यूज़ ही नहीं करते। हम जो प्रैक्टिकल करेंगे जितने भी इसी वाले डिप्लॉयमेंट पे करेंगे। ठीक है, इसी डिप्लॉयमेंट पे काम करेंगे। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस जाते हैं। जब मैंने गाया पोर्टल की बात करी, गाया की बात करी, तो पहला आया था R76, फिर आया R77, 77 के अंदर आया 10, 20, 30, उसके बाद आया R.80। ये क्या है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन। गाया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका वर्जन है ये। R80 ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो लेटेस्ट में अभी अपडेटेड चल रहा है हमारे पास। R80 आया, उसके अंदर कितने आए, R80.10 आया, R80.20 आया, R80.30 आया जो प्रेजेंट में चलता है। 80.40 अभी मालूम पड़ रहा है कि आने वाला है कुछ टाइम में। R80.40 चेक पॉइंट का आने वाला है। ठीक है, तो ये इसकी वर्जन की हिस्ट्री है जो चलती हुई आ रही है। 76, 77। तो हम जो अपनी क्लासेस जितनी भी करने वाले हैं वो करेंगे जी हम 80.10 पे। आई लेट यू नो द रीज़न कि क्यों करेंगे। ठीक है, रीज़न है 80.10 पे करने का। क्लियर। अब
नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं क्लास में लैब सेटअप की। लैब सेटअप की बात करने से पहले 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं आगे कंटिन्यू। तो ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं जी लैब सेटअप की। लैब सेटअप कैसे करोगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा लैब सेटअप पे। आज की क्लास जो रिमेनिंग बना रहे हैं हमारे पास लैब सेटअप पे जाएगा, और कल की जो क्लास होगी वो लैब सेटअप पे ही बात होगी। परसों की क्लास होगी पॉलिसी डिप्लॉय करेंगे, फिर नेट इनेबल करेंगे, जो भी है। पॉलिसी में 2 दिन लगेंगे हमें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लैब सेटअप शुरू करते हैं, कैसे करना है, और साथ के साथ करते जाओ लैब सेटअप। यही सजेशन है मेरा कि लैब को साथ के साथ करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, लैब सेटअप जब आप करने जाते हो, तो जब मैं बात करता हूँ, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता था R80.10। चेक पॉइंट का आपको क्या मिलेगा, ISO इमेज मिलेगी चेक पॉइंट कंपनी से, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हो आप, लिंक में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, ISO इमेज डाउनलोड कर सकते हो। R80.10 का जो आया था वो था सिंगल ISO इमेज में, मतलब सिंगल क्या है, आपके पास ISO इमेज है, इससे आप क्या क्या बना सकते हो, मैनेजमेंट सर्वर भी बना सकते हो इससे, और गेटवे भी इंस्टॉल कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, मैनेजमेंट सर्वर में भी सेम ISO से इंस्टॉलेशन होगा, और उसी ISO से गेटवे भी इंस्टॉल होगा। लेकिन अगर R80.30 की बात करूँ, तो मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट ISO है फाइल, और गेटवे इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट ISO फाइल है, ठीक है। ये फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, लिंक शेयर कर दूंगा मैं अभी के अभी। और 4 GB का डाउनलोड है इनका, 4 GB का ये फाइल है, 4 GB का ये फाइल है, ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट कंसोल होगा, वो अराउंड आपका 500 MB का है, ठीक है। लैब सेटअप की शुरुआत करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, ये आपकी बेसिकली लैब है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं चेक पॉइंट के लिए। इतना पोर्शन समझते हैं पहले। ये क्या है आपका गेटवे, और गेटवे के दूसरे फायरवॉल के दूसरे एंड पे क्या होता है, एक ISP। एक एंड पे क्या होता है ISP, दूसरे एंड पे क्या होता है आपका इनसाइड नेटवर्क, जो कंपनी का आपका नेटवर्क है। ISP बोल लो इसको, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आउटसाइड। फायरवॉल के केस में हमारी जो फायरवॉल होती है ETH1 को बोलेंगे हम इनसाइड इंटरफेस, या फिर इनग्रेस इंटरफेस। ETH0 होगा हमारा ईग्रेस इंटरफेस। साथ ही साथ क्या होता है, कंपनियों में हमारे DMZ जोन लगा रहता है। व्हाट इज़ DMZ जोन, किसी को पता है कि DMZ जोन क्या होता है? नहीं पता? तो DMZ जोन ऐसा होता है जी, विच इज़ रीचेबल वाया इंटरनेट, ठीक है। सही डेफिनेशन जानने के लिए यहाँ जाओ, व्हाट इज़ DMZ जोन, डेफिनेशन के लिए। In computer security, a DMZ or demilitarized zone is a physical or logical subnetwork
that contain and exposed an organization external facing services to untrusted usually larger network। नहीं समझ आया? यहाँ पे जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब जो आउटसाइड यूज़र्स होते हैं ना, जैसे आपकी कंपनी की अपनी वेबसाइट चल रही है, ओन वेबसाइट, ठीक है, वो किस में कहाँ रखी जाती है? डीएमजी जोन जो होता है वहाँ रखी जाती है, और वो डीएमजी जोन किससे कनेक्टेड होता है? फायरवॉल के एक इंटरफेस से, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? डीएमजी जोन इज़ नेटवर्क used to connect hosts that provide an interface to an untrusted external network, ठीक है। untrusted external network कौन सा है? हमारा इंटरनेट या फिर आउटसाइड वाला। यूजुअली द इंटरनेट वाइल कीपिंग द इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क। यूजुअली ये सब जो है इस लैब के अंदर मैं बता देता हूँ। कंपनी में हर फायरवॉल का यही डिप्लॉयमेंट मिलेगा आपको। गेटवे लगा होगा राइट साइड में, एक इंटरफेस पे आउटसाइड इंटरनेट होगा, और एक इंटरफेस पे हमारा कंपनी के यूज़र्स होंगे, और एक होगा डीएमजी जोन जिसमें कौन से सर्वर्स लग रहे होंगे? यहाँ पे लग रहे होंगे सर्वर्स डीएमजी जोन के अंदर 1 2 3 बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, ठीक है। अब इन सर्वर को एक्सेस कौन कर सकता है? जो यहाँ पे आउटसाइड वाला जो ये यूज़र है, एक्स यूज़र जो है, ये इन सर्वर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया था आपको फायरवॉल समझाते टाइम कि आउटसाइड पे कोई भी अलाउड नहीं होता, वो बात ऐसी ही है कि कोई भी अलाउड नहीं होता। ये समझेंगे हम नेट के टाइम पे कि डीएमजी सर्वर कैसे एक्सेस होगा आउटसाइड इंटरफेस से, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएमजी जोन है ये एक्सेसिबल है वाया पब्लिक और वाया कंपनी के जो हमारे ऑथराइज यूज़र्स हैं इनके थ्रू ये भी एक्सेस ले सकते हैं, और ये पब्लिक भी एक्सेस ले सकती है, ठीक है। तो ये क्या है? पब्लिकली एक्सपोज्ड है, ये सर्वर जो भी है पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो इसको क्या बोलते हैं आप? अपना डीएमजी जोन। तो बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क डायग्राम है। ये हमारा मेन फायरवॉल है, इसके एक साइड में इंटरनेट, एक साइड में हमारे यूज़र्स कंपनी का नेटवर्क, और एक साइड में डीएमजी जहाँ पे बाहर के आने जाने वाले यहाँ से यूँ कम्युनिकेशन करेंगे। हमारा इनसाइड बिल्कुल सेफ़ है। इनसाइड जो नेटवर्क है यहाँ पे कोई चांस नहीं आने का, या ये आउटसाइड वाले यूज़र्स का। अगर आपको इनसाइड नेटवर्क से कनेक्ट होना है और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो अपने होम से, क्या यूज़ करोगे? वीपीएन यूज़ करोगे, और वीपीएन कनेक्शन बनाओगे अपनी फायरवॉल के इस इंटरफेस के साथ। उसके बाद आपको इस पूरे इनसाइड नेटवर्क का एक्सेस मिलेगा और कोई चांस ही नहीं है। ये बात है हमारी लैब सेटअप की। अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इस साइड वाला, इसको आपको अभी करना है इग्नोर। सिर्फ इतना जो है हमारा पोर्शन हमें करना है सेटअप। तो बेसिकली लैब सेटअप में हम क्या करेंगे? नोड, मैनेजमेंट सर्वर, और क्या करेंगे? गेटवे। विंडोज़ वीएमवेयर में आपको इंस्टॉल करना सबको आता है। मैनेजमेंट सर्वर कैसे इंस्टॉल होगा ये बता देता हूँ, गेटवे कैसे सेटअप होगा ये बता देता हूँ। क्या स्टार्ट कर लेते हैं क्विकली लैब सेटअप से। लैब सेटअप की 2 रिक्वायरमेंट, वीएमवेयर होना चाहिए, 16 GB रैम होनी चाहिए। यहाँ पे बनाते हैं एक नया फोल्डर। हाँ चल जाएगा। नहीं 877 कर लो, 1.5 GB रैम या फिर 2 GB रैम में चल जाएगा ये R77। हाँ समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, R77 इंस्टॉल कर लो। देखो जी,
बस जैसा आप समझते हो, विंडोज़ विंडोज़ 7 में और विंडोज़ 10 में एक यूज़र के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है, जो एक जर्नल यूज़र है उसके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये विजुअलाइजेशन चेंज हो गया बस। एक नॉर्मल यूज़र इतना ही जानता है। तो सेम यहाँ पे है, R77 में और R80.30 लेटेस्ट चल रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ अपीयरेंस चेंज हुआ है। नेट वैसे ही लगेगा, पॉलिसी वैसे ही लगेगी, प्रोटोकॉल्स OSPF वगैरह सब वैसे ही चलेगा, वो कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ आपका क्या बदल जाएगा, अपीयरेंस स्मार्ट कंसोल का। ठीक है, तो मैंने क्विकली एक नया फोल्डर बना लिया है। ठीक है, क्या करते हैं, अब एक नया सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पे सेलेक्ट करना है आई विल इंस्टॉल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ठीक है, देखो जी, R80.30 इंस्टॉल करते हो तो आपको कितनी रैम चाहिए, सॉरी कितना स्पेस देना होगा, हार्ड डिस्क स्पेस 100 GB से अबव, और 8 GB रैम देना पड़ेगा। 80.30 करोगे तो 80.10 करोगे तो आपको स्पेस देना पड़ेगा 30 GB और रैम देनी पड़ेगी 4 GB। ठीक है, लाइनेक्स सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे बोल रहा है वर्चुअल मशीन नेम, तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं मैनेजमेंट सर्वर। नेक्स्ट, प्रोसेसर वगैरह का देख लो, कितनी रैम चाहिए, मिनिमम 4 GB, लेकिन अभी मैं फास्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ 10 GB। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम कितना कर देंगे, इसको 4 GB कर देंगे सेटअप होने के बाद। तो इससे क्या होगा, फास्ट सेटअप हो जाएगा। इसके बाद आप जाओगे जी, अभी तो इसको ब्रिज सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो, क्या LSI लॉजिकल कर लो, ये कर लो। स्पेस पूछेगा ये आपसे, कितना बोला था, 30 GB, मेरे पास 50 अवेलेबल है तो मैं 50 दे रहा हूँ। नेक्स्ट, फिनिश। अब बात करते हैं कि आपकी लैब सेटअप के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट सर्वर आपका इनसाइड नेटवर्क में आता है। इसको कितने पोर्ट चाहिए, एक ही पोर्ट चाहिए, ETH2 चाहिए बस। तो आप क्या करोगे, ETH2 पोर्ट चाहिए तो आप नेटवर्क अडेप्टर कितने रखोगे, एक। अगर आपको एक से ज़्यादा पोर्ट चाहिए, मान लो आपको आपके मैनेजमेंट सर्वर में तीन पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इनिशियल सेटअप, लैब सेटअप करने से पहले दो नेटवर्क अडेप्टर, एक और नेटवर्क अडेप्टर ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, इसको ब्रिज कर दो या फिर जैसे भी जो भी करना चाहो। इसको मैं नेट पे ही रख रहा हूँ फिलहाल। दो नेटवर्क अडेप्टर होंगे तो क्या होगा, जब मैं अपनी मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉल करूँगा तो ETH1 और ETH2 दो इंटरफेस मिलेंगे अंदर जाके, जब आप सेटअप कर लोगे इसको। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये नहीं करोगे तो एक इंटरफेस रहेगा जो किससे कनेक्टेड होगा, आपके गेटवे से। तो ऐसा कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दो इंटरफेस रख रहा हूँ जस्ट फॉर बैकअप। ठीक है, प्रिंटर रिमूव कर दो, CD ड्राइव में जाओगे, ISO इमेज ब्राउज करनी है, यहाँ से ब्राउज कर लेते हैं। चेक पॉइंट, ये आपकी ISO इमेजेस हैं। ठीक है, R7730 है मेरे पास, R80.10 पड़ा है डाउनलोडेड, और जैसा मैंने बताया था R8030 के लिए मैनेजमेंट सर्वर अलग है, गेटवे की अलग है, दो इमेजेस हैं। मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ R80.10, इसको करेंगे ओपन 80.10 को। इसके अलावा मैंने रैम दे दी, प्रोसेसर दे दिए, रैम को और बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, रैम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ब्रिज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है ब्रिज, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये मैनेजमेंट सर्वर और गेटवे है, इसको हम करेंगे VM नेट एडेप्टर से।
इसकी IP एड्रेसिंग चल रही है 10.1.1.50। तो इसको कस्टम पे करेंगे, अभी VMNet 0 रहने दो और जाएंगे एडिट में। आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड। वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जाएंगे। अभी मेरे पास 3 VMNet अडेप्टर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया अडेप्टर बना रहा हूँ हमारी नई लैब सेटअप के लिए। मैं कर रहा हूँ ऐड नेटवर्क, VMNet 4 बना रहा हूँ। VMNet 4 पे क्लिक करेंगे। हमारी लैब के अकॉर्डिंग कौन सा IP चल रहा है यहाँ पे, 10.1.1 सीरीज़ का। 25 कौन है हमारा डेस्कटॉप, 10.50 कौन होगा हमारा मैनेजमेंट सर्वर, और 100 कौन होगा मेरा गेटवे, 10.1.1.100। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ मैनेजमेंट सर्वर को कॉन्फ़िगर, तो 10.1.1.50 होगा। तो मैं यहाँ पे कौन सी सीरीज़ का IP दूंगा, 10.1.1। ठीक है, /24 रहने देता हूँ इसको, अप्लाई। ओके, ये बोल रहा है कि आपके पास सेम एक एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, एग्जिस्ट करता है तो नो प्रॉब्लम। इसको कर देते हैं रिमूव एंड हम यूज़ करते हैं VMNet 1 को। तो यहाँ पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे और नेटवर्क एडेप्टर में सेलेक्ट करेंगे VMNet 1, सेम सीरीज़ का IP मिलेगा। इसको कर देते हैं रिमूव नेटवर्क एडेप्टर को, VMNet 1। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं VMNet 1 से मैनेजमेंट सर्वर को कनेक्ट करूँगा, गेटवे को कनेक्ट करूँगा और मेरे डेस्कटॉप को भी कनेक्ट करूँगा। मतलब VMNet 1 क्या है, एक तरह का स्विच का काम कर रहा है या ब्रिज का काम कर रहा है, जो तीनों को इंटीग्रेट करवाएगा, तीनों को कम्युनिकेशन करवाएगा। पावर ऑन कर लेते हैं मशीन को। फाइल हम दे चुके हैं, VMNet 1 अडेप्टर दे चुके हैं, सो दैट हम कम्युनिकेशन कर पाए। पावर ऑन कर लिया। ठीक है जी, तो ये आपकी स्क्रीन है, जो सबसे पहला स्क्रीन है। इनिशियल सेटअप जब आप करते हो फायरवॉल का तो आता है। क्लिक करेंगे इंस्टॉल गाया ऑन दिस सिस्टम। रैम मैंने इसको अच्छा दे रखा है, तो आई होप कि सब जल्दी होगा। मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट ये लेता है, डिपेंड अपॉन योर रैम। अगर 4 GB भी देते हो तो भी 10 मिनट्स मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं। ठीक है, डू यू विश टू प्रोसीड विद द इंस्टॉलेशन, ओके। लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ओके। यहाँ पे पूछ रहा है जी आप कितना GB देना चाहते हो सिस्टम रूट को, लॉग्स को 2 GB देना चाहते हो लॉग्स स्टोर करने को। ठीक है, लॉग्स को मैं बढ़ा देता हूँ 8 GB, या फिर आप डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हो इसको। क्लिक करोगे, हिट करोगे ओके। आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो आपका जो एडमिन अकाउंट बनने वाला है अब सेटअप करते टाइम, उसका पासवर्ड क्या रखना है।
हिट ओके। पासवर्ड सेट करने के बाद पूछ रहा है आप ETH0 जो आपका इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, उसका IP एड्रेस क्या रखना है। तो मैंने जैसा लैब डायग्राम के अकॉर्डिंग था मेरा 10.1.1.50 और गेटवे मेरा क्या होगा 10.1.1.1। ओके ओके। ठीक है, रैम का इफेक्ट है ये इतना फास्ट। सिक्सटीन है यार, 16 GB है। मतलब रैम थोड़ा सही है वैसे, मैंने ये सोचा नहीं था सेटअप करने से पहले, लेकिन हाँ ठीक है। 16 के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं आई जब मैंने परचेज़ किया था, जब मैंने फुली अपग्रेड कर ही लिया था इसको उस टाइम ही। अब नहीं अपग्रेड किया था, इसके साथ 4 GB आया था। मैंने क्या करा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 GB मैंने रिटर्न कर दिया और उसके बाद मेरे को कितना पेमेंट किया था मैंने, 12 GB का पेमेंट किया था। मतलब 8 और 8 + 8 GB 2 स्लॉट है। एक मिनट, ये रहा डायग्राम में गेटवे अलग होगा, मैनेजमेंट सर्वर अलग होगा। ऐसे ही VMware में क्या करेंगे हम लोग, हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो ये यहाँ पे क्या होगा, देखो आप जो गेटवे समझ रहे हो वो राउटिंग एंड स्विचिंग में जो पढ़ते हो वो वाला समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। गेटवे एग्जैक्टली ये होगा तुम्हारा 25, 1 नहीं होगा, ठीक है। गेटवे आपका 25 होगा क्योंकि स्मार्ट कंसोल यहाँ पे लगा होगा। मैनेजमेंट सर्वर के लिए यहाँ होगा, हाँ वो दे दो 25 दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि क्योंकि जब आप एक स्विच से तीनों कनेक्ट कर दोगे उसके बाद सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन करेगा अपने आप। ये आपस में VMnet कम्युनिकेशन इतना नहीं होगा। जब ये तीनों एक स्विच से कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम स्मार्ट कंसोल को इंस्टॉल करेंगे ना, तो स्मार्ट कंसोल क्या करेगा, यहाँ का जो इसका जो गाया है उससे कम्युनिकेशन करेगा वो। तो इसलिए इतना मैटर नहीं करता। लेकिन राउटिंग एंड स्विचिंग की बात करें तो हाँ ये 25 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं इनके, तो सॉफ्टवेयर तो कम्युनिकेट इसके बेसिस पे करेगा कि हाँ भाई 25 और 50 बराबर है, बस इसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन कर देगा। तो जी हमारा ये हो गया इंस्टॉलेशन शुरू, है ना। अब क्या करने वाला हूँ देखो, मैं यहाँ पे मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम करूँगा PC के नाम से, जो भी PC हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक और करूँगा यहाँ पे गेटवे इंस्टॉल। उसके बाद एक नई टैब में गेटवे एक और इंस्टॉल करेंगे बाद में, जो होगा गेटवे 2, एक होगा गेटवे 1। तो अभी हमें गेटवे 1 की एक और ज़रूरत है और PC की भी ज़रूरत है। तो ऐसा करते हैं, फाइल न्यू वर्चुअल मशीन, जब तक नेक्स्ट 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 ऐसा करेंगे। यहाँ जाके सेलेक्ट कर लेते हैं उस इमेज को, विंडोज़ 8.1 को। वो कहाँ पड़ा है, विंडोज़ 10 तो ज़्यादा रैम लेगा, विंडोज़ 8 विंडोज़ 7 2 GB रैम लेगा, ठीक है।
विंडोज़ 10 आपका 4 GB रैम लेगा। ऐसा करते हैं जी, जाते हैं हम ये पड़ा विंडोज़ 8, विंडोज़ 8 सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन। विंडोज़ 8 डिटेक्टेड, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 2 GB रैम चाहिए, नेक्स्ट। किसको करेंगे इसको? VMNet 1 से कनेक्ट कर लेंगे इसको भी। यूज़ होस्ट ऑन ही नेटवर्किंग कर लो या नेट कर लो, एक ही बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट। वर्चुअल डिस्क स्पेस ऑटोमेटिकली आ गया 60 GB। फिनिश। बोलो। ओके जी, तो अगर चेक पॉइंट फायरवॉल में लाइसेंस की बात करता हूँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है 15 डेज़ का फ्री लाइसेंस। इस ISO इमेज के साथ 15 डेज़ का फ्री लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। ये है फ्री, बाकी परचेज वाला आपको पता है। और नॉट एक्टिवेटेड लिखा हुआ आएगा, और जितने भी फीचर होंगे URL फिल्टरिंग, ठीक है, और VPN, ये सब आपको 15 डेज़ के लिए फ्री है, ठीक है। 15 डेज़ आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो अपने फायरवॉल में, सब कुछ ओपन है, कोई भी फीचर क्लोज नहीं है। जैसे थ्रेट प्रिवेंटेशन है, ये भी नहीं है, मतलब सब कुछ इनेबल है करके आप प्रैक्टिकल सारे कर सकते हो। एक तरह से फायरवॉल का ट्रायल मिला हुआ है आपको 15 डेज़ का, आप अपने नेटवर्क में डिप्लॉय करके देख सकते हो। आपको लगता है कि ये फायरवॉल बेस्ट रहेगी आपके नेटवर्क के लिए, 15 दिन के अंदर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है फायरवॉल, तो आप क्या करो, लाइसेंस परचेज़ कर लो, बात खत्म। बाकी बॉक्स परचेज़ करते हैं इसका, तो बॉक्स के साथ तो लाइसेंस आता ही आता है। बॉक्स का सीरियल नंबर डालोगे चेक पॉइंट की वेबसाइट पे, और आपको लाइसेंस आप परचेज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो गाया इंस्टॉल आता है वो 15 डेज़ के उसके साथ आता है। वैसे CD आती है, उसके साथ DVD ड्राइव आती है, DVD आती है इसके साथ, बॉक्स के साथ। ये स्लो इसलिए हो गया था क्योंकि हमने बीच में विंडोज़ 8.1 लेके आ गए। तो लेट अस शट डाउन फॉर नाउ, क्योंकि विंडोज़ इंस्टॉलेशन आप कर लेना ऑलरेडी, वो सब आपको पता है कैसे होना है। इसको स्टॉप करते हैं, स्टार्ट होते ही शट डाउन, और मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉलेशन बस हो रहा है।
अब देखो आपने मैनेजमेंट सर्वर का इंस्टॉलेशन ही हो जाएगा, आगे इसमें बता दूंगा क्या होगा। विंडोज़ 8 को यहाँ से रिमूव, इसको होने दो फिर आगे बात करेंगे, इसको कंप्लीट होने दो। पॉज कर लेता हूँ जब तक वीडियो। ठीक है गाइस, तो सेटअप करोगे ना तो आपके सामने देखो ये लिखा हुआ आएगा वार्निंग PCI MMFG यूनिट मार्किंग जो भी है अनरीचेबल। तो थोड़ा देर वेट करना है, इसके बाद आपके पास लॉगिन प्रॉम्प्ट करेगा ये। तो आज हम सेटअप कर पाएंगे बेसिकली सिर्फ मैनेजमेंट सर्वर। कल सेटअप करेंगे किसको, लॉगिन पूछ रहा है, कल गेटवे सेटअप करेंगे। एडमिन पासवर्ड जो आपने उस टाइम सेटअप करते टाइम डाला था वो पासवर्ड एंटर। ठीक है, एक कमांड होती है शो इंटरफेसेस ऑल, एंटर। एक इंटरफेस है आपके पास, ETA 0 इंटरफेस है, इसका IP है 10.1.150। ठीक है, इसके अलावा स्पेस करते हैं, एक क्या बना हुआ है लूप बैक अडेप्टर जो डिफ़ॉल्ट होता है, ये रहा, इसका IP है। इसके अलावा कोई इंटरफेस नहीं है इस मैनेजमेंट सर्वर में। अब हमें क्या लेना है, एक्सेस। किस एक्सेस लेंगे, 10.1.150 से। आप जाओगे अपने ब्राउज़र पे, और पूरा लिखोगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे HTTPS एंटर। उसके बाद ये पेज आएगा। ये पेज किस लिए आता है, सर्टिफिकेट की वजह से। सर्टिफिकेट हमारा जो डेस्कटॉप का ब्राउज़र है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एडवांस में जाएंगे, एक्सेप्ट ऑल द रिस्क एंड कंटिन्यू। ये पोर्टल खुलता है आपके सामने, गाया पोर्टल बोलते हैं जिसे हम, इसे गाया पोर्टल बोलते हैं। ये गाया ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके मैनेजमेंट सर्वर में इंस्टॉल्ड है। इस IP से किया हुआ है, सेम यूज़र नेम पासवर्ड जो CLI में यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ होगा। और जैसे आप ये एक्सेस लोगे, आपसे क्या बोलेगा, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। स्टार्ट कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट। कंटिन्यू विथ R80.10 कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट। आपको IP बताना है, कुछ चेंजेस करने हैं, गेटवे चेंज कर लें, 25 कर लें। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इनिशियल सेटअप के टाइम पे चेंजेस कर सकते हो। IPv6 एड्रेस डिफाइन करना है इस फायरवॉल का, ये रहा फीचर, ऑन कर लो इसको और यहाँ पे IPv6 एड्रेस बता दो। नेक्स्ट, होस्ट नेम क्या देना चाहते हो, गेटवे जैसे ये लिखा हुआ आ रहा था आपका होस्ट नेम, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, MGMT। डोमेन नेम ऑप्शनल है, DNS सर्वर 8.8.8 कर देता हूँ। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम सिस्टम से ले रहा है ये, NTP सर्वर से भी यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूज़ नेटवर्क NTP सर्वर टाइम अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद ऑप्शन आता है जी ये सिक्योरिटी गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एक ही डिस्क से आप सिक्योरिटी गेटवे इंस्टॉल कर सकते हो या फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट करेंगे, अब ये पूछ रहा है, दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे कि आपको इसको सिक्योरिटी गेटवे बनाना है या सिक्योरिटी मैनेजमेंट बनाना है या फिर दोनों बनाना है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे अलग अलग बनाऊँगा, जैसे एक रियल टाइम कंपनी में आपको मिलता है। इसको मैं बनाने वाला हूँ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी गेटवे नहीं बनाऊँगा। ठीक है, अब सिक्योरिटी गेटवे का इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम है बिल्कुल जो मैंने अभी किया। सिक्योरिटी गेटवे भी इसी तरीके से इंस्टॉल होगा, लेकिन ये जो इनिशियल सेटअप होगा यहाँ पे आप क्या करोगे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट को करोगे अनचेक और इसको करोगे चेक नेक्स्ट सेटअप में। ठीक है,
तो वो क्या बन जाएगा आपका सिक्योरिटी गेटवे। अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्लस्टर वगैरह। इसको यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, प्राइमरी मैनेजमेंट सर्वर है आपका, ये सेकेंडरी मैनेजमेंट सर्वर है, या फिर लॉग सर्वर है। तो ये हमारा एक ही सर्वर है प्राइमरी। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड चेंज करना है या फिर कोई डिफाइन करना है एक और नया एडमिनिस्ट्रेटर तो कर लो। अब ये बोल रहा है GUI क्लाइंट्स कैन लॉग इन इनटू सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रॉम। यहाँ से आप स्पेसिफिक मशीन बता सकते हो कि सिर्फ इसी IP से मेरा सिक्योरिटी मैनेजमेंट लॉगिन होगा और किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने तो एनी IP एड्रेस किया हुआ है। एनी IP एड्रेस करो, किसी भी IP एड्रेस से आप मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस ले पाओ। नेक्स्ट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट XYZ फिनिश। ये क्या करेगा आप, सेटअप। अब ये सारी जितनी भी चेंजेस हमने किए हैं ये किस में डिप्लॉय हो रहे हैं, आपके मैनेजमेंट सर्वर में जाके ये चेंजेस हो रहे हैं। जब तक ऐसा करते हैं, CLI है, इसकी कुछ बेसिक कमांड बता देता हूँ। सेव करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन को CLI पे सेव कॉन्फ़िग कमांड, सेव कॉन्फ़िग चलाओगे, एंटर, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। देखो जी, इसका ये नेम अपडेट हो गया जो हमने किया था अभी, MGMT हो गया होस्ट नेम, तो सेव कॉन्फ़िग चलाते ही हो गया। और इंटरफेस देखने के लिए शो इंटरफेसेस ऑल। ठीक है, फायरवॉल की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, CP कॉन्फ़िग, सॉरी, एंटर। अभी हमारा इनिशियल सेटअप हो रहा है इसलिए हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, पॉज कर लेते हैं वीडियो को। देखो जी, आपकी फायरवॉल कैसी भी हो, कोई सी भी हो, कैसे डिप्लॉय कर सकते हो एक नेटवर्क में, एज ए राउटर और एज ए स्विच। एज ए राउटर भी डिप्लॉय कर सकते हो, एज ए स्विच भी। स्विच का बोले तो 10.1 10.2 दोनों एंड पे कैसा IP होगा, सेम। ठीक है, राउटर बनाऊं तो 10.1 192.168.1.1 क्या है दोनों एंड पे, इनसाइड इंटरफेस पे और आउटसाइड इंटरफेस पे क्या है, डिफरेंट IP। तो ये क्या काम कर रही है, एज ए राउटर और एज ए स्विच, या फिर राउटर बोल लो या फिर फायरवॉल बोल लो। इसके दोनों एंड पे सेम नेटवर्क है, तो आपने कैसा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है इसका, एज ए स्विच। एज ए स्विच आप अपनी फायरवॉल को यूज़ कर रहे हो। आपकी फायरवॉल इतनी पावरफुल है कि ये DHCP सर्वर बन सकती है। DHCP से IP अलोकेट करवा सकते हो अपने पूरे इनसाइड नेटवर्क के अंदर। ठीक है, पूल बना के OSPF कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, BGP कर सकते हो, MPLS कर सकते हो, VPN कर सकते हो। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको फायरवॉल की सर्विस की लिस्ट दिखाऊंगा ना, जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फायरवॉल की सर्विसेज की लिस्ट दिखाऊंगा ना, तो इतनी सर्विसेज हैं जितने आपको अपने डेस्कटॉप में दिखती है ना, उससे भी ज़्यादा। इतने पोर्ट नंबर हैं जितने आपने पहले देखे नहीं कभी। जो आज तक आप सुनते थे कि 65,535 ये पोर्ट नंबर होते हैं, सारे हैं इसके अंदर, सब कुछ है, पूरा डेटाबेस है फायरवॉल के अंदर। ये देखेंगे हम समय के साथ, पढ़ते 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 डेली। ओके, कॉन्फ़िगरेशन फेल्ड, एटलीस्ट 2 CPU रिक्वायर्ड, ऐड मोर कोर्स एंड रीइंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम विदाउट अगेन। ओके, डोंट सेव, यहाँ गए, लॉगिन प्रॉम्प्ट आ गया। एक और चीज़ बता देता हूँ, आपके फायरवॉल या फिर मैनेजमेंट सर्वर को
प्रॉपर शटडाउन करने का तरीका है हॉल्ट कमांड। हॉल्ट कमांड डालेंगे एंड एंटर। हॉल्ट कमांड चलाएंगे, फिर वो पूछेगा यस शटिंग डाउन। So this is how you can shut down your system। ये आपके पास एक्सेस आ गया, ऐसा गाया, ये आपका गाया पोर्टल है बेसिकली। क्या है ये आपका गाया पोर्टल, ये लिखा हुआ गाया पोर्टल, चेक पॉइंट गाया पोर्टल। किससे लॉगिन हो आप? एडमिन से। ये क्या है? एग्जिट। ये क्या बोल रहा है? स्मार्ट कंसोल, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस बटन से। इससे सिस्टम ओवरव्यू में लिखा हुआ है चेक पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? ये मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है। जब आप गेटवे इंस्टॉल करोगे तो लिखा हुआ आएगा चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे, वर्जन लिखा हुआ आता है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही था। बेसिकली आपको ये चीज़ दिखानी थी कि आपका जो ये गाया पोर्टल है ये किस तरह से दिखता है। इन फीचर्स के आगे बात करेंगे, नेटवर्क इंटरफेस की, DHCP सर्वर, सब आगे बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही आज की क्लास में।